नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बलूनी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है इस चैप्टर का। तो शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। जब कभी कोई इंडिविजुअल अपनी जैसी संतान को जन्म देता है हम उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है ना। कहते हैं ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड बेबी पैरस। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और ये बेबी पैरस होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमन बींग्स जो हैं उनमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, एक मेल और एक फीमेल, और इसमें गैमीटोजेनेसिस होगी और फॉर्मेशन ऑफ जायगोट भी होगा। ठीक है। बेबी पैरस की बात करें तो बेबी पैरस में क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं बेबी पैरस होते हैं, ये क्या करते हैं, बेबी को बर्थ से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे गाय बछड़े को जन्म देती है। ठीक है, और भी स्पीसीज हैं मैमल्स की जो जन्म देती हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक टर्म है और ओवीपेरस। ओवीपेरस कौन होते हैं? जो अंडे देते हैं, अंडे देकर बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं, उसको ओवीपेरस बोलते हैं। जैसे मुर्गी है ना, हैन, वो क्या करते हैं, जो अंडे देती है फिर उसके बाद वो बच्चा बेबी कम आउट आता है, बाहर आता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व टू पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट? टू पेरेंट। एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। आदर नहीं है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है। रिप्रोडक्शन इवेंट इन ह्यूमंस। ठीक है, रिप्रोडक्शन इवेंट में क्या बात करते हैं। अब उससे पहले जो हम प्रीवियस क्लास की बात करते हैं उसमें क्या था कि जो पहले चैप्टर में बताया गया था कि जो रिप्रोडक्शन है, जो आपका रिप्रोडक्शन है वो 3 फेजेस से कंप्लीट होगा। कितने फेज से? 3 फेजेस में कंप्लीट होता है, ये बताया गया था। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कहते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके इवेंट क्या होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 इवेंट्स हैं, इन्हीं में पूरा रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन में आएगा गैमीटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन। गैमीटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन ये जो क्या है, ये प्री फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन से पहले की कहानी। तो अब गैमीटोजेनेसिस की बात करें तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीटो मतलब गैमीट और जेनेसिस मतलब बनना। तो जब कभी गैमीट बनते हैं तो हम उसी को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस 2 तरीके की होती है। अगर मेल है तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल है तो ooजेनेसिस। जब मेल के अंदर स्पर्म बनने लगता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होने लगता है तो हम उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल के अंदर ओवम बनने लगता है तो हम उसको ooजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ओवम या एग। अब बात करते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या है, इंसेमिनेशन में ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल वेजाइनल ट्रैक। जब कभी स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, फीमेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल की वेजाइना में ट्रांसफ़र होता है तो हम उसी को बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड फॉर्म जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल गैमीट क्या है, स्पर्म है, स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब बात आती है इम्प्लांटेशन की। ठीक है, किसकी बात आएगी, इम्प्लांटेशन की। अब इम्प्लांटेशन में बात करते हैं। इम्प्लांटेशन में क्या हुआ कि जो जायगोट, फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट रहा है जायगोट, वो जायगोट क्या करेगा, जायगोट अब ट्रांसफ़र होगा कहाँ से, फॉलोपियन ट्यूब से, और कहाँ तक जाएगा, यूट्रस तक। तो ट्रांसफर ऑफ जायगोट फ्रॉम फॉलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जब फीमेल की बॉडी में जो जायगोट है वो ट्रांसफ़र कहाँ हो जाए, यूट्रस में, तो हम उसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब आता है गेस्टेशन। गेस्टेशन में क्या होता है, गेस्टेशन वो समय होता है, वो पीरियड होता है जिसमें बेबी पूरा डेवलपमेंट करता है। ठीक है, बेबी का जो प्रोसेस होता है बड़े होने का,
मैच्योर होने का, उसी को हम गेस्टेशन बोलते हैं। फिर आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या हुआ, पार्चुरेशन में जो बेबी फुल्ली डेवलप मैच्योर हो जाता है वो क्या करेगा, अब बेबी मदर की बॉडी से बाहर आएगा, मतलब बेबी की डिलीवरी होगी, तो उसी को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है लैक्टेशन। क्या आता है, लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है, जैसे बच्चा जो बेबी है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, अब माता जो है मिल्क का प्रोडक्शन करने लगेगी, इसी को हम लोग लैक्टेशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो मैंने कुछ ट्रिक बनाई हुई है, तो उसको इस तरीके से याद करना है, GIFIGPL, ठीक है, इस तरीके से। तो G फॉर गैमेटोजेनेसिस, I फॉर इंसेमिनेशन, F फॉर फर्टिलाइजेशन, I फॉर इम्प्लांटेशन, G फॉर गेस्टेशन, P फॉर पार्चुरेशन, L फॉर लैक्टेशन, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या है, एडोलेसेंस वो समय है जिसमें एक चाइल्ड अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पर पहुंचता है। मीन्स वो फेज, ह्यूमन बींग्स में वो फेज जब कोई क्या रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पर पहुंच जाता है, मीन्स वो जो बेबी है उसको प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि जब एडोलेसेंस होती है ह्यूमन बींग्स में, तो नंबर ऑफ चेंज आते हैं उनकी बॉडी में, बहुत सारे चेंज आएंगे। एडोलेसेंस जो होता है उसमें बहुत सारे चेंज आते हैं, जैसे जो एडोलेसेंस में मेल में क्या आता है, बियर्ड आने लगती है, दाढ़ी आने लगेगी, ठीक है। उनकी जो है लो पिच हो जाएगी, आवाज़ बहुत भारी हो जाएगी, हैं, बियर्ड आ जाएगी, ठीक है। जो ट्राइसेप्स बाइसेप्स ये क्रिएट होने लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद फीमेल में क्या है, फीमेल में लो पिच हो जाएगी, पतली मतलब हाई पिच हो जाएगी, जो फीमेल्स हैं उनकी हाई पिच हो जाएगी, पतली सी आवाज़ हो जाएगी, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, और एडोलेसेंस में क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी और फीमेल्स में oogenesis स्टार्ट हो जाएगी। अब कहते हैं प्रोसेस ऑफ दीज चेंज इन नोन एज प्रॉपर्टी। जिस प्रोसेस से चेंज होते हैं उसको हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। देखिए एडोलेसेंस और प्यूबर्टी को सब कुछ लोग एक जैसा ही समझते हैं, एडोलेसेंस अलग होता है और प्यूबर्टी अलग होता है। प्यूबर्टी प्रोसेस होती है और एडोलेसेंस पूरा जो मैच्योरिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। जो बेबी होता है, चाइल्ड होता है, वो एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पर पहुंचता है, उसी को हम एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। और बहुत सारे चेंज हैं इसमें। जो प्यूबर्टी है मेल में वो 14 to 16 ईयर पर आती है, ठीक है। मेल में जो प्यूबर्टी है वो 14 to 16 ईयर ओल्ड पर आती है, और जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, उनमें आती है कहीं 12 से कहीं 10 से भी बताया गया है। रिसेंटली डाटा में 10 और 12 को भी प्रेफरेंस दी गई है, उसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, ओके। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस की, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन में बात करें मेल सेक्स ऑर्गन की, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन में क्या क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन में जो है ये प्रेजेंट एट बर्थ के समय से ही प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लोग गोनैड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोनैड, ठीक है। गोनैड बोले तो जो टेस्टिस मेल में होते हैं और फीमेल में जो ओवरीज होती हैं उनको हम लोग गोनैड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये जो ह्यूमन बींग्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस किसमें है, मेल में, और ओवरीज किसमें, फीमेल में, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, ये डेवलप ड्यूरिंग प्यूबर्टी, कहते हैं ये प्यूबर्टी के टाइम डेवलप होती हैं, ठीक है। जैसे प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल्स एंड पेनिस इन मेल। जो सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, ये सब कब होगी डेवलप, जब वो उनकी प्यूबर्टी आ जाएगी। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के ऑर्गन है। अब यूट्रस, फलाफियन ट्यूब्स और वेजाना, ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ये प्यूबर्टी के टाइम क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ये प्यूबर्टी के टाइम डेवलप होते हैं, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर।
कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को आप एक्सटर्नली, मतलब कैसे किसी और ह्यूमंस को आप एक्सटर्नली पहचान लेंगे ये मेल है और फीमेल है। उसके दो तरीके दिए हैं। पहला दिया गया है कि लो पिच वॉइस, ठीक है, मेल जो होगा उसकी लो पिच हो जाएगी, जो वॉइस बॉक्स होता है उसकी लो पिच हो जाएगी, इसके कारण आवाज़ जो है बहुत भारी सी हो जाएगी जब वो एडोलेसेंस हो जाएगा, ठीक है, भारी आवाज़ आएगी। बियर्ड, दाढ़ी आ जाएगी, और नैरो हिप हो जाएगा मेल्स में, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल्स की। इनमें हाई पिच हो जाता है तो पतली आवाज़ आने लगती है, स्मूथ फेस आ जाता है, और ब्रॉड हिप फीमेल्स में हो जाता है, ठीक है। जिस एक्सटर्नल फीचर से आप किसी भी ह्यूमंस को आप पहचानते हैं, जैसे आप बताते हैं कि ये मेल है फीमेल है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। चलिए अब बात आगे की करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है? कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस के होते हैं, ठीक है। कितना पेयर है? एक पेयर है, एक पेयर में दो टेस्टिस होते हैं। अलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आती हैं? एसेसरी डक्ट भी आती हैं। एसेसरी मतलब सहायक, ऐसे ट्यूब्स जो मेल रिप्रोडक्टिव में सहायक हैं। कुछ ग्लैंड्स आती हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी आता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो मेजर फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शन? दो मेजर फंक्शन होते हैं, ओके। पहला क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्म का बनना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें पहला जो मेजर फंक्शन है वो स्पर्म का फॉर्मेशन ही होता है। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता तो वो कोई काम का नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई मतलब का नहीं है अगर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रही है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, ठीक है, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव, मतलब इंसेमिनेशन की बात कर रहा है। तो मेल रिप्रोडक्टिव में सेकंड कौन सा मेजर फंक्शन है? इंसेमिनेशन। जब मेल की बॉडी से स्पर्म फीमेल की बॉडी में पहुंच जाएगा, फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो ये भी एक मेजर फंक्शन है, ओके। अब इसमें स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। ये स्ट्रक्चर में क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? सेमिनल वेसिकल देख लीजिए। ये कौन सी सेमिनल वेसिकल है? ये जो इस तरफ है ये सेमिनल वेसिकल है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये ब्लू कलर की है, लाइट ब्लू कलर की। वासा डिफरेंस, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है लाइन पाइप सा, ये वासा डिफरेंस है। और ये वासा डिफरेंस का जो सबसे लोअर वाला एंड है, ये नीचे वाला जो टेस्टिस से अटैच है, इसको इपीडिडाइमिस बोलते हैं। ये टेस्टिस है पर्पल कलर का, और टेस्टिस जिसमें पैक होते हैं उनको स्क्रॉटम बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं। और ये ग्लांस पेनिस है, जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है पेनिस का, उसको हम लोग ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ये ब्लजिंग पार्ट होता है, ठीक है। ये यूरेथ्रा है, और जिस यूरेथ्रा का जो सबसे बाहर वाला ओपनिंग है पेनिस की, सबसे ग्लांस पेनिस की जो सबसे बाहर वाली ओपनिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मैटस या पेनाइल भी बोलते हैं, ओके। और इस पेनिस में कुछ इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जिसे हम डेड्रूसस मसल्स भी बोलते हैं, ओके। यही क्या करते हैं? इरेक्शन में मदद करते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी है, ये यूरेटर है, और यूनरी ब्लैडर है, ओके। ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट थे। अब बात करते हैं गोनैड्स की, है ना। गोनैड में क्या क्या है? गोनैड में ये लोकेटेड इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन, ये बाहर की तरफ, एब्डोमेन के बाहर की तरफ होते हैं, बाहर वाले रीजन में, ठीक है। फीमेल की बॉडी के, मेल की बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है। जो ये टेस्टिस हैं वो मेल की बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक। इनका जो साइज़ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में जो इनकी लेंथ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर है, और जो इनकी विड्थ है वो 2 to 3 है, 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी विड्थ है, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये टेस्टिस होते हैं, ये ओवल शेप में होते हैं, ठीक है, ओवल शेप में होते हैं, ठीक। बोथ टेस्टिस आर लोकेटेड स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रॉटम और स्क्रॉटल सैक।
जिसमें टेस्टिस ये सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक बोलते हैं। जिसमें जो मेल के टेस्टिस हैं, जिस पाउच में मेल के टेस्टिस प्रेजेंट हैं, उसी को हम स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक बोलते हैं। ठीक है। टेस्टिस आर अटैच टू द स्क्रोटम बाय ए बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज ग्यूरेनेकुलम। ठीक है। टेस्टिस जो हैं स्क्रोटम से जब अटैच होते हैं, जिस टिश्यू की मदद से, जिस बैंड ऑफ टिश्यू की मदद से अटैच होते हैं, उसको हम लोग गुब्रेनुकुलम बोलते हैं। ठीक है, गुब्रेनुकुलम। ये हमारे इतना काम का नहीं है। बैंड का मतलब होता है ये स्ट्रिप टाइप की होगी एक। अब बात करते हैं जो टेम्परेचर है स्क्रोटम का, वो 2 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी टेम्परेचर से कम। ठीक है। जो स्क्रोटल सैक का, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है बॉडी टेम्परेचर की। जो मेल की बॉडी 2 डिग्री, जो भी मेल की बॉडी का टेम्परेचर हो उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है। अब उसके बाद कहते हैं कि जो है ये बाहर स्क्रोटम जो टेस्टिस हैं ये बाहर क्यों हैं। ये टेस्टिस जो हैं अगर अंदर होते तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती। जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो सेल्स हैं उनको उतना ही टेम्परेचर चाहिए बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस। और जो ये टेस्टिस हैं ये पहले से नहीं होते हैं। जब माँ के यूट्रस में बेबी 26 वीक का होता है, 26 हफ्ते का होता है, तो वो इंग्यूनल कैनाल से उसके स्क्रोटम में आ जाते हैं। टेस्टिस जो हैं किसकी मदद से आते हैं, इंग्यूनल कैनाल की मदद से आते हैं टेस्टिस 26वें हफ्ते में, 26 वीक में जब होता है माँ के पेट में बच्चे का जो मेल बेबी है, तब ये टेस्टिस स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं। ठीक है। जब टेस्टिस ये पहुंच नहीं पाते हैं, फेलियर ऑफ टेस्टिस हो जाए डिसेंट इन द स्क्रोटम, जब स्क्रोटम में ये टेस्टिस नहीं पहुंच पाते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्रिप्टोकैडिज्म। ठीक है, क्रिप्टोकैडिज्म बोलते हैं। टेस्टिस पिंक कलर के होते हैं, पिंकिश कलर के। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर। टेस्टिस जो है 3 लेयर से कवर्ड रहता है। कितनी लेयर से, 3 लेयर। पहला है आउटर मोस्ट, मिडिल लेयर और इनर मोस्ट। आउटर ट्यूनिका वेजाइनलिस, मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया और इनर मोस्ट जो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको ट्यूनिका वेस्कुलोसा, बीच वाली एल्बुजिनिया और बाहर वाली वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस। अब लोब्यूल प्रेजेंट इन टेस्टिस आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर जो लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल्स का मतलब क्या है, कुछ कंपार्टमेंट इस तरीके से, ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, उन्हें लोब्यूल्स बोलते हैं। अब ये टेस्टिस में प्रेजेंट है तो इन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, इस तरीके के कुछ कंपार्टमेंट है, मैं अभी बता रहा हूँ। ये देखिए आपको ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। जिससे ये सेपरेट हो रहे हैं, ये पूरे टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं कुछ इस तरीके से। ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। ओके, चलिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए। अब कहते हैं इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, जो आपको ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिख रहे हैं, इनकी संख्या 250 है। कितनी है, 250, 250 है। एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन्हीं लोब्यूल्स, इस लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो एक कंपार्टमेंट है इनका, एक लोब्यूल्स है, इसके अंदर 1 से 3 क्या हैं, टेस्टिकुलर 1 से 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, पाइप होते हैं, ट्यूब्यूल। ठीक है, जो एक लोब्यूल्स है उसके अंदर 1 to 3 क्या हैं, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जो आपको ये दिख रहे हैं डार्क स्किन टोन कलर के। ठीक है, जो डार्क ये स्किन टोन कलर लग रहा है, यही क्या है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये 1 to 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं।
अब इन्हीं ये जो आप देख रहे हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन्हीं में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। यहीं इन्हीं ट्यूब्स में क्या होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब बात आगे करते हैं। अब जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपने देखी थी स्किन टोन कलर में, उसमें क्या है, इसमें दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, एक मेल जर्म सेल होती है और एक सर्टोली सेल होती है। मेल जर्म सेल जो होती है वो क्या, उसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये जो आपको दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म कहलाती है। ये क्या करेगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगी। स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या करेगी, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस करेगी। अब उसके बाद सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल क्या करेगी, इसी को सब टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं। सब टेंटिकुलर सेल ये रही, देखो सब टेंटिकुलर सेल्स क्या करेंगी, ये सब टेंटिकुलर और सर्टोली सेल एक ही बात है। सब टेंटिकुलर और सर्टोली सेल एक ही बात है। ये क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल को, मतलब स्पर्मेटोगोनिया को भी, और स्पर्म को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। कौन, सर्टोली सेल। अब बात करते हैं, कहते हैं जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी वो बहुत सारे ग्रुप बना लेती हैं। उन ग्रुप के बीच में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं और लीडिंग सेल्स बोलते हैं। जो सेमेनिफेरस हाईली कॉइल्ड ट्यूब थी, उन्हीं के पास क्या खाली जगह बचाती है, उसमें कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। इंटरस्टिशियल सेल का ही दूसरा नाम लीडिंग सेल्स है। ये जो आपको दिख रहा है ये इंटरस्टिशियल सेल है, लीडिंग सेल। ये क्या करेंगी, ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेंगी। ये क्या है, हार्मोन है, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। मेल के अंदर क्या क्या सेक्स के एसेसरी डक्ट हैं जो मेल में सहायक होती हैं, वो डक्ट जो मेल की सेक्स में सहायक हैं। पहला आता है रेटी टेस्टिस। क्या आता है, रेटी टेस्टिस। ठीक है, रेटी टेस्टिस लोकेटेड इनसाइड द टेस्टिस। रेटी टेस्टिस जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस के अंदर। ये क्या करते हैं, कैरी स्पर्म फ्रॉम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो हाईली कर्ल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे उसके तुरंत पार्ट वाला जो पार्ट है, सेमेनिफेरस जैसी ट्यूब्यूल्स खत्म होते हैं तो रेटी टेस्टिस स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या करता है, सेमेनिफेरल की ट्यूब्यूल से स्पर्म को लेता है और आगे की तरफ पास करता है। अब आता है बाशा इफ्रेंशिया। बाशा इफ्रेंशिया क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेटी टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस। जब ये क्या है, ये लिंक है बीच किसके बीच की, टेस्टिस, रेटी टेस्टिस और एपिडिडाइमिस के बीच की क्या है, लिंक है। इसी को हम लोग बाशा इफ्रेंशिया बोलते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा डायग्राम में भी। एपिडिडाइमिस जो होता है 6 मीटर इन लेंथ होती है। ये हमें कुछ भी जानने का नहीं है। एपिडिडाइमिस 3 रीजन होते हैं, अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट जो होता है सबसे हाईली कॉइल्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा लूजली होता रहता है, होता चला जाता है। अब देखिए, ऊपर वाले के अपर हेड को बोलते हैं कॉर्पुट एपिडिडाइमिस, मिडल वाले को कॉर्पस एपिडिडाइमिस, लोअर वाले को कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ये हमें नेम याद नहीं करने हैं। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं, थोड़े मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, जो एनसीईआरटी के बाहर मैंने लिख रखा है वो सिर्फ इसलिए लिख रखा है, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उसको लिख सकते हैं आप इतना। ठीक है, तो आपके मार्क्स थोड़े बढ़ जाएंगे, उसको लगेगा आपने पढ़ा हुआ है। टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस टुगेदर आर कॉल्ड टेस्टिकल्स। जब टेस्टिस और एपिडिडाइमिस साथ में मिल जाते हैं हम उसको टेस्टिकल्स बोलते हैं। देखिए टर्मिनोलॉजी बहुत ज़रूरी है। टेस्टिकल्स क्या होते हैं, जब टेस्टिस और एपिडिडाइमिस साथ में होते हैं उन्हें टेस्टिकल्स बोलते हैं। एपिडिडाइमिस फंक्शन ऑफ स्टोरेज, ये क्या करती है, स्टोरेज करती है। एपिडिडाइमिस का काम क्या है, स्टोरेज करना है ना। 18 घंटे से लेकर 24 घंटे तक स्पर्म को स्टोरेज करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और मूवेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, मूवेबिलिटी, स्पर्म को जो मूव कराती है वो कौन कराती है, ये एपिडिडाइमिस ही कराने में मदद करती है। ठीक है, आइए इसमें क्या लिखा है, एपिडाइमिक फंक्शन इज स्टोरेज, न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। ठीक है,
स्पर्म कंसंट्रेटेड एंड स्टोर्ड इन द कॉर्डा रीजन ऑफ अंटिल एजैकुलेशन। और इजैकुलेशन भी क्या है, इजैकुलेशन से पहले स्पर्म एपिडिडाइमिस में ही स्टोर होता है, जो कॉर्डा रीजन है, लोअर पार्ट है उसी में। ठीक है, अब आप ये दिखा दें आपको कहाँ पर कॉर्डा है। ये देखिए आप, ये हेड पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है, ये एपिडिडाइमिस का हेड पार्ट है। रेडी टेस्टिस देख लीजिए आप, ये देखिए रेडी टेस्टिस रहा, ये देखिए रेटिस्ट जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाद ये जो लाइन दिख रही हैं, ये सब क्या है, रेडी टेस्टिस हैं। ठीक है, जो ब्रांच बना रही हैं बहुत सारी, ये ब्रांच बना रही हैं, ये क्या है, रेडी टेस्टिस हैं। ठीक है, और उसके बाद हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, ये टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, और ये मिडिल वाला रीजन है। सबसे ज़्यादा हाईली कॉइल्ड किधर है, इधर है हाईली कॉइल्ड। ठीक है, ये हो गया आपका एपिडिडाइमिस का रीजन, और ये पूरा पार्ट एपिडिडाइमिस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद फिर बासा डिफरेंशिया, फिर बासा डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस जो होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इमर्जिंग ऑफ टेल ऑफ पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद जो पाइप जाती है उसी को वासा डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंस। ठीक है, ओपन टू इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो कहाँ पर वासा डिफरेंस कहाँ पर अगर खुलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ये देखिए, ये रहे आपके वास डिफरेंस, ये ऊपर, ये देखिए ये रहे वास डिफरेंस जो आपको दिख रहा है, वास डिफरेंस, ये यूरिनरी ब्लैडर। और ये देखो वासा डिफरेंस कहाँ पर आकर ओपन हो रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में। ये रही इजैकुलेटरी डक्ट, और ये क्या है, वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस कहाँ पर खुल रही है आकर, इजैकुलेटरी डक्ट में खुल रही है आकर। ठीक है, अब क्या है इजैकुलेटरी डक्ट, क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट जो है यूनियन ऑफ वासा डिफरेंस। बस जब बहुत सारी वासा डिफरेंस जहाँ पर इकट्ठी होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, और ये सेमिनल वेसिकल से अटैच भी होती हैं। ओके, अब बात करते हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट हो गया, वासा डिफरेंस भी हो गया। इसका फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ। वासा डिफरेंस का काम है सिर्फ ट्रांसफॉर्म को कंडक्शन करना, ले जाना। ठीक, इजैकुलेटरी डक्ट भी बता दिया मैंने आपको। अब आता है नेक्स्ट रीजन क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ये कॉमन पैसेज होती है यूरिन और स्पर्म का। देखो मेल में जो है यूरेथ्रा से दोनों काम होते हैं, यूरिन भी पास होती है और स्पर्म का भी पैसेज होता है। ठीक है, और ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, ये देखिए यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज है, ये यूरिनरी ब्लैडर से आया ट्यूब, और ये यहाँ पर ये सेमिनल प्रोस्टेट वासा डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट से क्या है, स्पर्म आ रहा है, और यूरिनरी ब्लैडर से क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है। ठीक है, और ये रही यूरेथ्रा जो बता रहा हूँ। तो कहते हैं ये एक्सटीरियर बाहर यूरेथ्रल मैटस में आकर ओपन होती है। जो यूरेथ्रा है वो कहाँ पर आकर खुलती है, वो यूरेथ्रल मैटस में आकर खुलती है। अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। ठीक है, ये जनरली 3 टाइप की ग्लैंड होती हैं। एक ग्लैंड जो होती है वो सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, जो मेल में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, अब हम एक एक करके देखते हैं। मेल ग्लैंड कलेक्टिवली सिक्रीट सेमिनल प्लाज्मा। ये जो जितनी भी ग्लैंड हैं ये क्या करती हैं, सेमिनल प्लाज्मा को रिलीज करती हैं। ठीक है, जो ये तीनों ग्लैंड हैं मिलकर क्या निकालती हैं, सेमिनल प्लाज्मा। अभी हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, अब सेमिनल जो सीमन होता है, जो लिक्विड होता है, जो स्पर्म जब इजैकुलेशन होता है, जब कैपुलेशन होता है उसके दौरान जो सीमन निकलता है, सीमन के अंदर क्या क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा होता है और उसके साथ स्पर्म होते हैं। जो सेमिनल प्लाज्मा है क्या, वाइटिस लिक्विड होता है। ठीक है, उसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक, जब सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिल जाते हैं तो सीमन बन जाता है, उसी को हम लोग सीमन बोलते हैं। अब बात करते हैं
सेमिनल वेसिकल्स की, ठीक है। सेमिनल वेसिकल है, इनका एक पेयर होता है, ठीक है। ये एक ही पेयर में होती हैं, ध्यान से रखना पेयर कौन सी हैं और अनपेयर कौन सी हैं। तो सेमिनल वेसिकल जो है एक पेयर होता है इनका नंबर, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ब्लैडर के पास, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के पास होती हैं, ठीक। अब इनके फंक्शन की बात करें, इनको हम और क्या, सेमिनल वेसिकल का दूसरा नाम मस्कुलिना भी है, ठीक है, मैस्कुलिना। ये 60-70% सीमन को रिलीज करती है। सेमिनल वेसिकल से क्या होता है, 60-70% रिलीज करती हैं सीमन को, ठीक। अब देखो, इट इज इलांगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। जो सेमिनल वेसिकल है यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये इलांगेटेड सैक के तरीके से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कहते हैं ये सिक्रीट क्या करती हैं, सेमिनल फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं। किसको सिक्रीट करेंगे, सेमिनल फ्लूइड को, ओके। और इसका मैंने परसेंटेज भी बताया है, इसमें 50-65 लिखा है, कहीं कहीं 60-70% लिखा हुआ है। ये मैंने दूसरी बुक में पढ़ा था, 60-70% सीमन को ये रिलीज़ करती हैं, और ये दूसरी बुक से लिया हुआ है मैंने, 50-65%, ठीक है। ये सेमिनल फ्लूइड क्या होता है, जो मैं सेमिनल प्लाज्मा बोल रहा था, सेमिनल प्लाज्मा और सेमिनल फ्लूइड जो है वो जेली लाइक एक सबस्टेंस है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसका pH 7.3 होता है, ओके। ये इसमें फ्रक्टोज, एस्कोर्बिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंड्स होता है और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एक्टिवेट करता है स्पर्मेटोजोआ को, मतलब ये फ्रक्टोज की मदद से स्पर्म को एक्टिवेट करता है। जो स्पर्मेटोजोआ है उसको एक्टिवेट करेगा फ्रक्टोज की मदद से, ठीक है। फ्रक्टोज इज एक्टिवेटेड स्पर्म। अब आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये लार्ज ग्लैंड होती है, ये कहाँ पर होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके बेस में नीचे की तरफ होती हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर है उसके नीचे की तरफ होती हैं। अब अपने ये डायग्राम में देख लेना, जो आपकी एनसीईआरटी में जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें होगा प्रोस्टेट, उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे के बेस की तरफ कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। लार्ज ग्लैंड होती हैं ये, ठीक है, ओके। अब ये सिक्रीट करती हैं एल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एल्कलाइन प्रोस्टेट फ्लूइड रिलीज करती हैं, सीक्रेट करती हैं। ये मिल्की, थिक एंड स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, मिल्की होता है। इट मेक अबाउट 20-30 पार्ट ऑफ सीमन। सीमन में प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो उसकी अमाउंट कितना होता है, 20-30% सीमन में इसका पार्ट होता है। अब प्रोस्टेट के अंदर स्पर्माइन, सिट्रिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, जिंक एसिड, फॉस्फेटेज और क्लॉटिंग एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीशन, ये एल्कलाइन जो सिक्रीशन करती हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे ही यूरिनेशन किया तो यूरिन का जो पीएच होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब कि कम होता है, एसिडिक होता है थोड़ा। तो अब जब भी स्पर्म रिलीज होगा तो वो स्पर्म की डेथ हो जाएगी उसी यूरेथ्रा में। तो फ़ायदा क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है वो हो नहीं पाएगा, इंसेमिनेशन तो हो जाएगा लेकिन स्पर्म की तो डेथ हो जाएगी। तो क्या हुआ, तो भगवान ने कहा कि प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ फ्लूइड का मैं सिक्रेशन कर दे रहा हूँ, इससे क्या होगा, जो भी जो एसिडिक कंडीशन बन गया है यूरेथ्रा में उसको वो किस में बदल देगा, एल्कलाइन में, न्यूट्रल कर देगा। ये एल्कलाइन प्रोस्टेट ग्लैंड से एल्कलाइन निकलेगा, और जो यूरिन के कारण एसिडिक मीडियम हो गया था, एसिडिक एरिया हो गया था, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और सीमन जो है, सीमन के अंदर जो स्पर्म है वो मरेंगे नहीं और आगे फर्टिलाइजेशन में मदद करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इनको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड। ये पेयर में होती हैं लेटरल साइड ऑफ द यूरेथ्रा के लेटरल साइड में, ठीक है। अभी हम फिर से दिखाएंगे डायग्राम। इट सिक्रीट ट्रांसपेरेंट सिल्मी जेली लाइक म्यूकस। ये क्या सिक्रेट करती हैं, ट्रांसपेरेंट और चिपचिपा टाइप का जेली लाइक म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। ये भी स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा एंड क्लीन द स्पर्म मूवमेंट। देखो जो एसिडिटी ये होती है यूरिनेशन के कारण जो एसिडिटी हो जाती है उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है।
और जो यूरेथ्रल यूरेथ्रा है उसको क्या कर देता है, साफ कर देता है और स्पर्म के मूवमेंट को होने में मदद करता है। ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस बना देता है। ठीक है, जो यूरेथ्रा में जगह है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है जो सिक्रीट करते हैं, उससे क्या होता है कि लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस भी होता है, लिब्रिकेशन हो जाता है उसमें। ठीक है, अब बात आती है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात आती है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या है, पेनिस। ठीक है, मेल इज पेनिस इज मेल कपुलेटरी ऑर्गन। जो पेनिस है वो मेल कपुलेटरी ऑर्गन होता है। ओके, ठीक है, यूरेथ्रा स्टार्ट एट द यूरिनरी ब्लैडर, पास थ्रू द पेनिस एंड ओपन आउटसाइड द यूरेथ्रल मैटस। जो यूरेथ्रा है वो क्या करती है, ये यूरेथ्रा जो स्टार्ट होती है कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर से। यूरेथ्रा जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, यूरिनरी ब्लैडर से, और पास कहाँ होती जाकर, पेनिस से। और ये पेनिस से जो बाहर वाली ओपनिंग है उसको यूरेथ्रल मैटस बोलते हैं। ये देखिए डायग्राम मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, फिर से दिखाना पड़ेगा, इसमें अभी नहीं है। ये इसमें ग्लैंड देख लीजिए, सेमिनल वेसिकल कहाँ पर प्रेजेंट, ये देखो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ, ये देख लीजिए आप, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, पीछे की तरफ सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल के नीचे की तरफ क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, ठीक, आगे की बात करते हैं। ये देखिए आप, ये जो यूरेथ्रा रहा, बहुत आगे जाना पड़ेगा यूरेथ्रल मैटस को दिखाने के लिए, एक मिनट रुकिए। ये देखिए यूरेथ्रल मैटस आपको अब दिखेगा, ये रहा यूरेथ्रल मैटस, ये जो पाइप है पिंक, इस कलर का पिंक जो बना रखा है इन्होंने, ये यूरेथ्रल मैटस है। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है, जो स्पर्म है वो उसकी एसिडिटी से बचाएगा। और यूरेथ्रल मैटर की जो बाहर वाली ओपनिंग है, जो टिप वाली ये ओपनिंग है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मैटस, या पेनाइल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो भी आप बताएं। और जो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। पेनिस के बारे में बताया मैंने, पेनिस इज ए मेल कपुलेटरी ऑर्गन होता है। यूरेथ्रा स्टार्ट एट द यूरिनरी, यूरेथ्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, यूरिनरी ब्लैडर से, और कहाँ पर आकर खुलती है, पेनिस, और पेनिस से यूरेथ्रल मैटस से। ठीक है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द पेनिस इज ब्लजिंग, इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। जो सबसे लास्ट वाला पेनिस का पार्ट होता है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ये ब्लजिंग मतलब उथला हुआ पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है। ठीक है, फूला हुआ पार्ट होता है। ठीक, अब उसके बाद कहते हैं कि ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय मूवेबल स्किन इज कॉल्ड परप्यूस। ठीक है, जो ग्लांस पेनिस की कवरिंग होती है, मूवेबल कवरिंग, उसको हम लोग परप्यूरस बोलते हैं, परप्यूस बोलते हैं। ठीक है, या फिर फोर स्किन भी बोलते हैं। जो ग्लांस पेनिस के ऊपर कवरिंग होती है एक स्किन की जो मूव होती है, उसी को हम लोग परप्यूस बोलते हैं और फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, जो ग्लांस पेनिस के ऊपर एक मूवेबल स्किन होती है उसको परप्यूस और फोर स्किन बोलते हैं, जो क्या करती है, मूव होती है ऐसी स्किन। ठीक है, अब बात करते हैं इनसाइड द परप्यूस। जो परप्यूस जो सेल्स है, मूवेबल स्किन है, वो 3 मॉडिफाइड ग्लैंड, ऑयली ग्लैंड से, ऑयली ग्लैंड होती हैं। जो परप्यूस है वो मॉडिफिकेशन है ऑयली ग्लैंड्स का, जो परप्यूस स्किन है वो मॉडिफिकेशन है ऑयल ग्लैंड का, जिन्हें हम ग्लैंड्स ऑफ टाइसन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स ऑफ टाइसन। ठीक, पेनिस इज मेड अप ऑफ सम स्पेशल ऑफ टिश्यू, इज स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू इज दैट हेल्प इन इरेक्शन। स्पेशल पेनिस के पास कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, इरेक्शन में मदद करते हैं। ओके, अब उसके बाद कहते हैं कंपोज ऑफ 3 लॉन्गिट्यूडल सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ टिश्यू, कारपोरा,
कॉर्पोरा, कैविनोरोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोशम, ठीक है, स्पॉन्जियोशम, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा दिक्कत है, बस ये हमें याद भी नहीं करना है। अब बात करते हैं जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, ओके एक मिनट 1 मिनट, जो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस इज कॉल्ड पेनाइल और यूरेथ्रल मेटस। जो पेनिस की सबसे बाहर वाली ओपनिंग है उसको हम लोग पेनाइल भी बोलते हैं और यूरेथ्रल मेटस बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है? पेनिस का फंक्शन जो है इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, इरेक्शन में मदद करता है। पेनिस में जो इरेक्शन होता है ड्यू टू रश ऑफ एरेट्रियल बॉल, जो पेनिस के अंदर बॉल होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनके ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इस 10 टाइम जो रियल मायने में जो प्रेशर होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो इरेक्शन में मदद करती हैं, इरेक्टाइल्स होती हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है बात करेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में करके बताइए मुझे, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी बताइए, मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर।